कहते हैं कि बेटा होना भाग्य की बात होती है और अगर आपके घर में बेटी आई है तो वो सौभाग्य की बात होती है। और आज मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि लोग बेटियों को बोझ समझते हैं या उनके होने पर उदास होने लगते हैं, क्योंकि समय और सोच सच में आगे बढ़ गए हैं और मदन और वृंदा जैसे लोग बहुत कम है जो 3-3 बेटियां होने के बाद भी उसे अपना सौभाग्य ही समझते हैं। कुछ साल पहले आपको बेटी हुई है मदन, बधाई हो। मदन, तुम्हें पहले से ही 2 जुड़वा बेटियां हैं, अब तीसरी भी बेटी होगी। हाँ, जरा देखिए मेरा सौभाग्य कितना अच्छा है। लोगों को एक लक्ष्मी नहीं आती और मेरे घर 3-3 आई है। मुझसे ज्यादा भाग्य वाला और कौन होगा। लेकिन आज की महंगाई के जमाने में 3-3 बेटियों को पालना, उनका दहेज इकट्ठा करना, बाप रे बाप। बाप रे बाप नहीं काका, ये बाप अपनी तीनों बेटियों को राजकुमारियों की तरफ पालेगा भी और उनका दहेज भी अच्छे से अच्छा तैयार करेगा। माँ जी, मदन तो पिता है, समझ में आता है, चलिए, लेकिन आप अपना मन दुखी मत करिएगा। कोई बात नहीं, 3 बेटियां हैं तो क्या हुआ, लक्ष्मी तो है। अरे ये लो मिठाई खाओ। तुम्हें किससे कहा कि हम दुखी हैं? कछु भी भौंकने की जरूरत नहीं है हमारी पोती के आगे। देखो तो जरा, परी की तरह सुंदर है हमारी पोती। लेकिन आपको तो लग रहा होगा ना कि आपका भी कम से कम एक पोता हो। अरे पोता या पोती देना भगवान की मर्जी है। अगर उन्हें लगता है हमारे घर 3 लक्ष्मियां होनी चाहिए तो हम बेहद खुश हैं। तुम काहे मुंह लटकाए हुए हो? ये लो, पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवाओ। जैसे वो रिश्तेदार चौंक गया था वैसे आप भी चौंक गए ना। लेकिन यही सच्चाई है। मदन और उसकी माँ अपने घर हुई तीसरी बेटी के बाद भी बहुत ज्यादा खुश थे। हाँ, उनके रिश्तेदार उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन लाजो और उसका परिवार अपने घर आई नन्ही परी का खुले दिल से स्वागत कर रहा था। कुछ सालों बाद, अम्मा, हम वो गली के पास जो चंपक की मम्मी है उनके घर नहीं जाएंगे। अरे क्या हो गया? कुछ कह दिया क्या उन्होंने? अब वो कह रही थी एक बेटा होता तो फिर भी भगवान का शुक्र था, 3-3 बेटियां तो बोझ हो गई माँ बाप के ऊपर। अम्मा, हम आप पर और पापा पर बोझ हैं क्या? अरे नहीं बिटिया, किसने कह दिया तुम तीनों बोझ हो? तुम तीनों हमारे घर की बरकत हो। तुम वो चंपक की अम्मा की बातों पर तनिक भी ध्यान मत दो। अम्मा, ये बेटियों को बोझ क्यों कहा जाता है? बिटिया, बोझ उनके लिए होती है जो अपने सौभाग्य को समझ नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए तुम तीनों कोई बोझ नहीं हो। अरे दिखाना हमें कौन कह रहा है हमारी पोतियों को ऐसा, जरा हम अभी खाल उड़ेड़ देते उसकी। अब अम्मा जाने भी दीजिए, छोड़िए। अरे ऐसा कैसे जाने दे, हम अभी सीधा करके आते हैं इस चंपक की अम्मा को। उसकी नानी नहीं याद करा दी तो हमारा नाम भी लाजो नहीं। हाँ अम्मा, चलो हम दिखाते हैं। बेटियां बोझ है ऐसा तो न जाने कितने लोगों के मुंह से आप सुनते होंगे, लेकिन जो लोग सच में बेटियों को बरकत मानते हैं वैसे लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे। मदन ने अपनी तीनों बेटियों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। उसे दिन रात मेहनत करने के बाद अपने खिलौनों की छोटी सी दुकान भी खोल दी और अब उसे चिंता थी तो बस ये कि कैसे वो अपनी तीनों बेटियों के लिए दहेज जोड़े। ये हो गए 20,000। ये लो वृंदा, ये भी संभाल कर रख लो। आज फिर आपको दुकान से आने में देरी होगी। अब बेटियां बड़ी हो रही है, तीनों की शादी के लिए पैसे और सोना तो जोड़ना होगा। हमें कभी कभी लगता है कि अगर हमारा कोई बेटा होता तो शायद आपकी थोड़ी सी मदद हो जाती। वृंदा, ऐसी क्यों बातें कर रही हो? सोचो, अगर बेटा होता और वो कपूत निकलता तो हमें घर से निकाल देता, हमारी प्रॉपर्टी छीन लेता या हमें वृंदाश्रम भेज देता तो। लेकिन देखो, हमारी 3 बेटियां हैं और बेटियां कभी माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती। लेकिन 3-3 बेटियों का दहेज जोड़ना, उनकी शादी करवाना, आप अकेले कितना बोझ उठा रहे? अरे कोई बोझ नहीं है। और जब हमारी तीनों बेटियों की शादी करेंगे तो हमारे दामाद हमारे बेटे ही तो कहलाएंगे। सोचो, तब हमारे 3 बेटे होंगे। शिवानी कह रही थी कि उसे आगे और पढ़ना है अभी। तो कोई बात नहीं, देखो अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़े, मैं सब कुछ देख लूंगा। मदन दिन रात मेहनत करता है कि वो अपनी बेटियों को एक अच्छा भविष्य दे पाए। दिन बीतते गए, वक्त गुजरता गया। रमा और रेवती अब 25 साल की जवान हो चुकी थी। रमा स्कूल में टीचर की जॉब करती थी और रेवती ऑफिस में नौकरी करने लगी थी। ये लो रमा, रेवती, तुम दोनों का टिफिन। मुझे आज टिफिन नहीं चाहिए अम्मा, हम आज बाहर जाने वाले हैं। रमा, किसके साथ बाहर जा रही हो बेटा? और उस दिन भी तुम टिफिन लेकर नहीं गई थी और स्कूल खत्म होने के बाद भी घर वक्त से नहीं आई थी। अम्मा कहीं नहीं, बस यूं ही स्कूल में जो काम करते ना उनके साथ ही बाहर गई थी। आप आजकल बहुत सवाल करने लगी हैं। जब बेटियां जवान हो जाती है तो उनके लिए चिंता तो होती है बेटा।
अम्मा आप कह रही हैं कि हम जवान हो गए, तो अब हम खुद संभाल लेंगे ना खुद को। आप चिंता मत करिए। ये रमा आजकल बड़ी तेज हो गई है। देख लो अम्मा, हम बता रहे हैं कि रमा को काबू में रख लो, पता चला कि ये हाथ से निकल गई। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू हमारी बड़ी सुनती है। अब घूम फिर कर हम पर काहे आ जाते हो? हम तो बस आपको आगाह कर रहे थे। रमा का बर्ताव कितने वक्त से काफी अजीब सा था। वो घर पर अब अक्सर ही देरी से आने लगी थी और पूछने पर कुछ अलग ही जवाब देती। वृंदा ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उससे सवाल को टाल दिया। लेकिन वृंदा को जो लग रहा था वो शायद कहीं ना कहीं सच था। तुमने अपनी अम्मा से बात की क्या? अरे नहीं, कहाँ की है। अब तो वो कई बार हमसे सवाल करने लगी है, हम स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्यों देरी हो जाती है हमें। रमा, हम तो अपने घर वालों से बात करने को तैयार है, लेकिन देखो हमारा परिवार काफी संपन्न परिवार है। हमने अपनी बहन को शादी में 30 लाख रुपए दिए। हम इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, लेकिन जो भी दहेज आएगा वो हमारे ही तो भविष्य के लिए काम आएगा। हाँ, हम समझ रहे हैं, और बाप तो बेटी के लिए जोड़ता ही है। पापा ने भी हम तीनों के लिए बचपन से ही दहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। अगर तुम अपने अम्मा पापा से बात कर लेती हो तो फिर हमारी शादी के बाद हम अपने घर वालों से करेंगे। हाँ, बस सही मौका देकर अम्मा पापा से बात करते हैं। रमा अपने स्कूल में काम कर रहे विपुल से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन विपुल की बातें तो आपने सुनी ली। अब रमा को ये बात खटकने के बदले सही लग रही थी और उसने कुछ दिनों बाद अपने अम्मा पापा से खुद ही अपने रिश्ते की बात कर ली। दादी, आप काहे इतना बोल रही हैं? हम बता तो रहे हैं कि हम स्कूल में साथ में पढ़ाते हैं। हमारी बिरादरी का ही लड़का है विपुल, परिवार भी बहुत संपन्न है। अभी अपनी लड़की को दहेज में 30 लाख रुपए दिए थे। अल्लाह, अब ये खुद ही सब कुछ जांच पड़ताल भी करके आई है। रमा जी, तुम स्कूल में पढ़ाने जाती थी या ये नैन मटक का करना है? अम्मा ठीक है, अब हो गया प्यार तो क्या ही कर सकते हैं। रमा समझदार है, अपना भला बुरा खुद सोच सकती है। तभी स्कूल से लेट आना, टिफिन नहीं ले जाना, देर देर तक फोन पर बात करना, ये सब करती रहती थी ना। हम आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना रहे, बता रहे ना कि हमें उस लड़के से शादी करनी है, इसमें बुराई क्या है? देखो जरा, पहले लड़कियां अपनी शादी की बात करते वक्त अंदर शर्म से झुक जाती थी। और दादी देखो, अपनी बड़ी पोती को खुद अपने ब्याह की बात कर रही है। तुम तो कुछ बोलो ही मत रही थी, तुम्हारे राज भी हम अच्छे से जानते हैं। हमारे बारे में बात करने की कुछ जरूरत ना है तुम्हें, समझी? बस बहुत हो गया। रमा, अगर उस लड़के से शादी करनी है तो उसके माता पिता को यहाँ आना पड़ेगा हमसे बात करने। पापा वो तैयार है, बस आप बता दीजिए कि आप हमें दहेज कितना देंगे, तो हमें विपुल को वही जवाब देना होगा ना। क्या दिमाग विमाग ठिकाने पर है कि नहीं तुम्हारा? ऐसा क्या कह दिया? इस घर की बेटी है हम, पापा ने दहेज हमारे लिए ही तो जोड़ा होगा। विपुल का परिवार बड़ा ही संपन्न है। बताया ना हमने कि अपनी बिटिया को 30 लाख रुपए दिए हैं, तो अगर जो लड़की घर में आएगी तो अब खाली हाथ तो आने नहीं देंगे। अपने पापा से दहेज के बारे में पूछते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? अम्मा, हम शादी के फंक्शन का खर्चा खुद के पैसे से करेंगे, आप काहे इतना सोच रही हैं? लेकिन बाकी का दहेज तो देना होगा ना। जो लड़का दहेज मांग रहा है वो क्या ही तुमको सुखी रखेगा, बताओ। अम्मा, विपुल को दहेज की नहीं पड़ी है, लेकिन हमें अपने भविष्य का भी तो सोचना होगा। और पापा, आपने हम तीनों के लिए कुछ तो सोचा होगा ना, तो आप हमें हमारा दहेज दे दीजिए। ज्यादा नहीं तो 10 लाख से कम तो विपुल के परिवार वाले मानेंगे नहीं। रमा ने मदन और अपने परिवार के सामने 10 लाख के दहेज की मांग रख दी, जिसे सुनकर सब चौंक गए थे। लेकिन इससे रेवती और शिवानी के कान और भी ज्यादा खड़े हो गए। उन दोनों के मन में था कि अगर सारा दहेज रमा को ही दिया जाएगा तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। देखो तो 10 लाख कह रही है पापा से देने को, और हमें तो लगता है पापा दे भी देंगे, वो रमा से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। अरे ऐसे कैसे दे देंगे? सारा दहेज अगर एक ही बेटी को देंगे तो हम दोनों का क्या होगा फिर? वही तो, पापा तो इमोशनल है, कोई फैसला सही नहीं लेते। अगर उन्होंने हमारा भी हक रमा दीदी को दे दिया तो हमारा ब्याह एक अच्छे परिवार में से होने को रहा। फिर हमने तो यहाँ भी इतना पैसा नहीं देखा, अगर दहेज भी हमारे लिए नहीं बचा तो ब्याह भी किसी गरीब परिवार में करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं, हम पापा से कहते थे कि हमें भी हमारे हिस्से का दहेज दे ही दो, फिर हम मुझसे पढ़ाई करें या ब्याह। हाँ बिल्कुल सही। शिवानी और रेवती के मन में दहेज के बंटवारे को लेकर जिस कीड़े ने जन्म लिया था वो अब हर हद पार करने को तैयार था।
उन्होंने अगले दिन सारे घर वालों के सामने इस बात को रख दिया कि उन्हें दहेज का बंटवारा चाहिए। जरा फिर से तो कहना, हाँ? ये हमारे कान बज रहा है या तुम दोनों की जबान में कीड़े लग गए? शर्म नहीं आ रही ऐसी बात कहते हुए? अम्मा, इसमें हम गलत क्या कह रहे हैं, अब बताओ। रमा दीदी को अगर 10 लाख दहेज दे दिया पापा ने, तो फिर हमारे लिए क्या ही बचेगा, अब बताओ। मुझे पता ही था ये दोनों मुझसे जलती हैं। देखा अम्मा पापा, अब ये कैसे उतावली हो रही है हमारे दहेज पाने के लिए। पापा ने जितना भी दहेज जोड़ा है वो आपके अकेले का नहीं है दीदी, हम बस अपना हिस्सा मांग रहे हैं। पापा हम पहले ही कह दे रहे हैं, हमें 10 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। उसके बाद आपको इनको जो देना हो दीजिए, नहीं दीजिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो जरा बेशर्मी औलाद को दहेज के लिए लड़ रही है। दादी, इसमें कोई बेशर्मी वाली बात नहीं है। अगर औलाद को जन्म दिया है तो आपको ही उनको दहेज और हिस्सा भी तो देना पड़ेगा, ये हमारा हक है। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हम आते हैं। मदन बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। उसकी नम आंखें बता रही थी कि एक पिता के दिल को कितनी ठेस पहुंची थी। उसने कभी बेटे और बेटियों में फर्क नहीं किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटियां भी एक दिन बेटों की तरह ही दहेज के बंटवारे पर उतर आएगी। किसी भी पिता के लिए इससे बड़ा सदमा और कोई हो ही नहीं सकता। मदन ने कभी भी इन तीनों को ये नहीं जताया जीवन में कि ये 3 बेटियां हैं और हम पर बोझ है। अरे हम तो इनके लिए मोहल्ले में झगड़ा कराते थे, और देखो आज कैसे ये तीनों अपने अपने हिस्से मांग रही है। औलाद की दी हुई चोट इतनी गहरी होती है अम्मा कि वो जीवन भर नहीं भर पाती। इन तीनों के पापा और हम सोचते थे कि ये तीनों बेटियां हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। इन तीनों को मदन ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। पढ़ाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, दुनिया के तानों से बचाया, क्या नहीं किया। उस पिता का सहारा बनने के बजाय ये तीनों दहेज में बंटवारा मांग रही है। ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना अच्छा है। लेकिन मदन काहे कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप बैठा है। ऐसे तो इन तीनों की मनमानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें तो लगा था ये इन तीनों को फटकार लगाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। मदन की चुप्पी उसकी माँ और पत्नी दोनों को काट रही थी, लेकिन मदन के मन में इतना बड़ा तूफान चल रहा था कि वो किसी की समझ के परे था। जिन बेटियों के मुंह से कोई बात निकलने से पहले ही उसने पूरी की हो, उनको इस तरह आपस में दहेज के लिए लड़ते देख एक पिता का कलेश लहूलुहान हो रहा था। अरे तुम चिंता मत करो, हमने पापा से साफ साफ कह दिया है कि हमें 10 लाख तो चाहिए ही चाहिए दहेज में, उससे कम हम नहीं लेंगे। दीदी, आप ये ख्वाब छोड़ ही दीजिए, हम और रेवती अपना हिस्सा नहीं छोड़ने वाले, ये बात पक्की है। विपुल, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हाँ तो क्या कह रही हो तुम? सच्चाई कह रहे हैं हम। अगर पापा आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम दोनों की भी उन्हें 10-10 लाख रुपए देने होंगे। तुम दोनों हमसे इतना जलती हो कि अब हमारी कॉपी करोगी? कॉपी नहीं कर रहे, बस अपना हक मांग रहे हैं। हक? पहले फर्ज तो पूरा कर लो। चली हो तीनों हक मांगने। देखो अम्मा, अगर पापा ने राम को शादी में 10 लाख दिए तो हम दोनों भी उससे कम नहीं लेंगे, हम बताए दे रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कभी सोचा है पापा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उन्होंने दहेज तो जोड़ा ही होगा ना थोड़ा बहुत, उसके बाद उनकी दुकान है वो भी तो हमारी है, उनमें से हम अपना हिस्सा ले लेंगे। वाह 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 बिटिया, क्या दिमाग लड़ाया है। दुकान बेच देंगे, फिर ये घर, फिर माँ के गहने का भी बंटवारा कर लेना। जीते जी माता पिता को मार ही दो तुम लोग। अरे प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अम्मा, आपको समझ में नहीं आने वाला? हाँ अम्मा, प्रैक्टिकल बातें हमारी समझ में नहीं आने वाली है। हमें तो ये भी समझ में नहीं आया कि बेटियों को दुनिया भर में बोझ समझा जाता है, और हम इन तीनों को बरकत कहते थे क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं है ना। हमने कभी इन पर रोक टोक नहीं की, बेटों की जैसे पाला क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं है। हम इन्हें अपने बुढ़ापे का सहारा मानते रहे क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अब हम भी प्रैक्टिकल होकर फैसला करेंगे अम्मा। मदन की आंखों में आज वो प्रेम नहीं था जो आज से पहले एक पिता का अपनी बेटियों को देखकर झलकता था, बल्कि वो दर्द दिखाई दे रहा था जहां एक पिता अपनी बेटियों से हार चुका था। लेकिन इन सब में मदन को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला, जिससे उसे एक बड़ा फैसला लेने में मदद मिली। पहले तुम तीनों में से ये बताओ कि हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? कौन होगा जो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमारे साथ रहेगा? अरे ये कैसे हो सकता है पापा, हम तो अपने जीवन में रहेंगे शादी करके। हाँ, हमारा सपना है दुनिया घूमने का,
और हम शादी करके सेटल होंगे तो आपके साथ कैसे रह सकते हैं पापा? जब तुम तीनों हमारा सहारा नहीं बन सकती हो तो हमारे कमाए पैसे जिसे तुम अपना दहेज समझ रही हो उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और ये हम नहीं, कानून कहता है कि माता पिता को यह अधिकार है कि वे अपना पैसा अपने बच्चों को दे या ना दे। शाबाश बेटा। हम ये पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचाएंगे और तुम तीनों को अपने पैसों से शादी करनी है तो करो, इस घर में रहना हो तो रह सकती हो, लेकिन घर खर्च भी देना होगा आज से। अगर ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम तीनों की मर्जी। ना कोई दहेज मिलेगा, ना ही किसी दहेज का बंटवारा होगा। मदन की ये बातें सुनने में जरूर कठोर लग रही होगी, लेकिन अगर औलाद ही पराई होकर रह जाए तो माता पिता को भी पत्थर दिल बनना ही पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। अरे ये क्या, सुबह सुबह इस बिजली के डिब्बे की घर घर लगा रखी है, दिमाग की नसें हिला दी है ये शोर। और चटनी पीस रही हो इसमें? जो स्वाद और सेहत उस पत्थर के सिलबट्टे पर पसीने में है वो इस मशीन की ब्लेड में कहाँ? पापा जी, सिलबट्टे वाली चटनी का स्वाद अपनी जगह है, लेकिन मेरी 9 बजे की ऑफिस वाली कैब अपनी जगह है। अगर मैं आधा घंटा उस पत्थर पर चटनी रगड़ती रह गई तो मेरी प्रेजेंटेशन कौन देगा? एग्जैक्टली दादू, ये मशीनें टाइम बचाने के लिए बनी है, हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। अरे तुम आजकल के बच्चे क्या जानो, तुम्हारी दादी तो रोज पीसती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। आजकल की औरतों को बस हर काम में शॉर्टकट चाहिए। पापा जी, मम्मी जी इसलिए नहीं थकती थी क्योंकि उनका फुल टाइम जॉब ही घर था। मैं शॉर्टकट नहीं अपना रही, मैं बस अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ ताकि शाम को ऑफिस से लौटकर आपको गर्मा गर्म खाना दे सकूं। ऐसा कहकर नीलम ने फिर से मिक्सचर का बटन ऑन कर दिया और रामपाल जी बड़बड़ाते हुए बाहर चले गए। अगले दिन दोपहर में नीलम लिविंग रूम में सोफे पर लैपटॉप रखे वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तभी रामपाल जी कहीं से एक बहुत भारी, पुराना और जंग खाया टाइपराइटर उठाकर ले आए और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। नीलम मीटिंग में बिजी थी। यस सर, आई हैव चेक्ड द क्वार्टरली रिपोर्ट्स। अगर हम पिछले महीने का डेटा देखें तो। तभी पीछे से अचानक जोरदार आवाजें आती है। सॉरी सर, बैकग्राउंड नॉइज के लिए गिव मी अ सेकंड प्लीज। नीलम जल्दी से अपना माइक म्यूट करती है और पीछे मुड़कर देखती है। पापा जी, ये भारी सी लोहे की मशीन आप कहाँ से उठा के लाए और ये आवाज कैसी है? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग चल रही है। ये मशीन नहीं, टाइपराइटर है नीलम। कबाड़ी वाले के पास कौड़ियों के भाव मिल गया, बड़े काम की चीज है। मैं सोच रहा हूँ कि अखबार के संपादक को एक कड़क चिट्ठी लिखूं कि आजकल के बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं। तभी वहां गीत आती है और कहती है, दादू प्लीज आप अपने ये विंटेज खटखट अपने रूम में जाकर कर लीजिए ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। और वैसे भी ईमेल का जमाना है, आजकल कौन पढ़ता है आपकी टाइपराइटर वाली चिट्ठियां? एडिटर भी सोचेगा कि किसी म्यूजियम से खत आया है। तुम क्या जानो असली लिखावट की ताकत। जब ये टाइप किए हुए अक्षर कागज पर छपते हैं तो बाद में वजन आ जाता है। मशीन के पुराने होने से कुछ नहीं होता। और बात काम की है तो मेरा ये छोटा सा लैपटॉप एक दिन में उतने मेल भेज देता है जितने ये टाइपराइटर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं टाइप कर पाया होगा। फिलहाल आप मुझे ये लैपटॉप पर काम करने दीजिए प्लीज। मैं तो टाइपराइटर चलाऊंगा और यही चलाऊंगा। ये बड़े काम की चीज है। तुम्हें तो पुरानी चीजों का मोल ही नहीं है और तुम्हारे इस लैपटॉप से तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, पर मेरे टाइपराइटर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर तुम्हें अकल आए तब ना। हाँ, नहीं तो क्या। अब नीलम झुंझलाकर उठकर अपने कमरे में चली गई और रामपाल जी आराम से अपने पुराने से टाइपराइटर पर चिट्ठी लिखने लगे। उनके घर में दिन रात की बस यही जंग थी। ऐसे ही एक संडे की शाम विनोद, नीलिमा, गीत टीवी के सामने बैठे थे और विनोद नेटफ्लिक्स पर कोई नई फिल्म लगाने की तैयारी कर रहा था। तभी रामपाल जी एक भारी सा और धूल से सना वीसीआर लेकर वहां आ गए। पापा, ये कबाड़ से निकालकर आप वीसीआर क्यों लाए? मैं नेटफ्लिक्स पर एक बहुत अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी लगा रहा हूँ, आ जाइए आप भी बैठिए। अरे ये क्या रखा है तुम्हारी नई फिल्मों में? वही मार धाड़ और शोर। आज संडे है, आज हम सब शादी की कैसेट देखेंगे। इस वीसीआर की क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है। पापा जी, इस मशीन में इतनी धूल है कि इसी टीवी से कनेक्ट करते ही हमारा स्मार्ट टीवी भी बीमार पड़ जाएगा। और हमारी शादी की वीडियो तो पेन ड्राइव में है, सीधे टीवी में लग जाती है। आप ये भारी भरकम डिब्बा क्यों सेट कर रहे हैं? दादू सीरियसली, इसकी वीडियो क्वालिटी 144p से भी कम होगी, सब कुछ ब्लर दिखेगा। तुम लोग चुप करो, मुझे पता है इसे कैसे चलाते हैं। असली मजा तो इसी में है। रामपाल जी ने जबरदस्ती तारों को जोड़ा और एक मोटी सी कैसेट वीसीआर के अंदर धकेल दी। मशीन से एक अजीब सी घर घर की आवाज आने लगी। ये कैसी आवाज थी पापा? अरे ये कैसेट बाहर क्यों नहीं आ रही? फंस गई क्या?
पापा जी, मशीन ने ही आपकी पुरानी यादों को हजम कर लिया। अब बैठिए आराम से और निकालिए इसकी रील। इसलिए कहती हूँ, जो चीजें डिजिटल हो सकती हैं उन्हें इन डब्बों में फंसा कर रखने का क्या फायदा? टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट। हमेशा ही बहुत अच्छी चलती है, आज तुम्हारे सामने ही फंस गई है। पहले हमने इसमें न जाने कितनी ही फिल्में देखी हैं, आज भी मेरे पास इसकी बहुत सारी कैसेट्स हैं। हो गया काम आज, पापा टीवी नहीं छोड़ने वाले तो वीसीआर पर कैसे लगाकर ये दम लेंगे। अब मूवी तो देख नहीं सकते, चलो मैं आराम ही कर लेता हूँ। हाँ, अब तो 2-4 घंटे की छुट्टी समझो, मैं भी थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। ऐसा कहकर विनोद कमरे में चला गया और रामपाल जी वीसीआर के साथ 2 घंटे लगे रहे। कुछ दिन बाद घर के लिविंग रूम में गीत अपनी फ्रेंड रिद्धि के साथ ग्रुप स्टडी कर रही थी। पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद वो सब मजे से अपने फोन में सेल्फी ले रही थी। गाइस, थोड़ा क्लोज आओ, एक बढ़िया सी ग्रुप सेल्फी लेते हैं, स्नैपचैट पर डालनी है। रुको बच्चों, ये फोन की सेल्फी में क्या मजा है। मैं अपने जमाने के असली कैमरे से तुम्हारी फोटो खींचता हूँ, इसमें रील डलती है, रील। वाह दादाजी, ये तो एकदम एंटीक पीस है। दादू, एंटीक देखने में अच्छा लगता है, यूज करने में नहीं। इस कैमरे में ना तो कोई फिल्टर है और ना ही हमें पता चलेगा कि क्लिक करते वक्त किसने आंखें बंद कर ली। अरे असली फोटो वही है जिसका इंतजार किया जाए। रील जब धुलकर आती थी तो फोटो देखने का जो सुख होता था वो तुम आज के बच्चों को क्या पता। पापा जी, गीत सही कह रही है। आपका कैमरा बीते कल की यादें ताज़ा कर सकता है, पर आज के बच्चों की स्पीड से मैच नहीं कर सकता। आज मोमेंट कैप्चर होता है और सेकंड्स में दुनिया भर में दोस्तों के साथ शेयर हो जाता है। अरे हो जाता होगा, पर इस कैमरे की फोटो की तो बात ही अलग होती है। बच्चों, आज तो मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ कैमरे से। लाओ बच्चों, आज तो मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ कैमरे से। ओके दादाजी, आज हम आपके इस पुराने फोटो से ही फोटो खींच लेते हैं। सेल्फी फिर कभी और लेंगे। गीत, तुम मुझे ये फोटोज भेज देना जब आ जाए। रिद्धि की बात से रामपाल जी खुश हो गए और उन्होंने अपने पुराने से कैमरे से उनकी खूब फोटो खींची। थोड़ी देर बाद रिद्धि ने हेडफोन कान में नहीं लगाया और घर से जाने लगी। तभी रामपाल जी ने फिर उसे टोका। अरे रिद्धि बेटा, ये जो तुम लोग आजकल कानों में लगा लेते हो ना, इससे कान खराब हो जाएंगे। अरे गाने ही सुनने हैं तो टेप रिकॉर्डर में सुनो। दादाजी, मेरे पास टेप रिकॉर्डर नहीं है और वैसे भी हर जगह टेप रिकॉर्डर को लेकर नहीं जा सकते। आजकल तो मोबाइल का ही जमाना है और ये हेडफोन्स तो आजकल सबकी जरूरत है। अरे कान खराब हो जाएंगे तब समझोगे क्या। रुको, मेरे पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा है, मैं ला कर देता हूँ और कुछ कैसेट भी देता हूँ, ले जाना और सुनना। दादू, जाने दीजिए ना रिद्धि को, मैं हेडफोन नहीं लगाऊंगी, बस खुश। जाओ रिद्धि, तुम चली जाओ, बाय। रिद्धि चली गई, पर रामपाल जी पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। एक शाम जब विनोद और नीलम ऑफिस से लौटे तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा पीतल के हॉर्न वाला एंटीक ग्रामोफोन रखा हुआ था। पापा, ये इतना बड़ा पीतल का भोपू आप कहाँ से उठा लाए? भोपू नहीं विनोद, ये ग्रामोफोन है। पर पापा जी, इस 2 BHK फ्लैट में जहाँ पहले से ही आपका वीसीआर, रेडियो और टाइपराइटर पड़ा है, ये ग्रामोफोन कहाँ से आ गया? मेरा घर है या कोई म्यूजियम? पुराने कबाड़ से पूरा घर भर दिया है आपने। कबाड़ नहीं है ये बेटा, क्या जानो तुम लोग इसकी अहमियत। इसकी आवाज में जो गहराई और सुकून है वो तुम्हारे इन ब्लूटूथ स्पीकर में कहाँ। रुको, मैं तुम्हें बजा कर सुनाता हूँ। रामपाल जी ने एक बड़ी सी काली डिस्क उस पर रखी हुई सुई टिका दी। कुछ देर सुई रगड़ने की आवाज हुई और फिर अचानक फुल वॉल्यूम में एक बहुत ही लाउड और पुराना गाना बजने लगा। दादू, ये सुकून नहीं है, ये प्योर नॉइस पोल्यूशन है। मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, प्लीज इसे बंद कीजिए। पापा जी, इसे बंद कीजिए, मेरी आधी थकान तो इस घर में आपकी नई पुरानी चीजें देखकर ही बढ़ जाती है। ग्रामोफोन का शोर तो शांत हो गया, लेकिन उसी रात डिनर टेबल पर घर में एक गंभीर चर्चा शुरू हो गई। विनोद का चेहरा थोड़ा टेंशन में था। पता है नीलम, आज पास वाली सोसाइटी में शर्मा जी के यहाँ बड़ी भयंकर चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर सारा कैश और गहने साफ कर दिए। माहौल बड़ा खराब चल रहा है आजकल। हाँ डैड, मेरे फ्रेंड्स भी कह रहे थे, कल भी एक चोरी हुई थी ना हमारे इलाके में। मुझे तो अब डर लगने लगा है, कोई भी रात को घर में घुस सकता है। बस विनोद, अब और लापरवाही नहीं। मैं पिछले 1 महीने से कह रही हूँ कि हमें अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहिए। कल ही सिक्योरिटी वाले को बुलाओ, मैं अपने फोन से ऑफिस में बैठकर भी घर पर नजर रख सकूंगी। अरे सीसीटीवी कैमरे की क्या जरूरत है, सोसाइटी में चौकीदार तो है ही, वो रात भर डंडा पीटता है, सीटी बजाता है। ये कैमरा वैमरा आजकल का प्रोपेगेंडा है, पैसे लूटने का धंधा है। पापा जी, चौकीदार इंसान है, उसे नींद भी आ सकती है और वो एक ही वक्त में पूरी सोसाइटी नहीं देख सकता है, पर मशीन 24 घंटे जागती है। ये पैसे की बर्बादी नहीं, हमारी सेफ्टी का सबसे पक्का इंतजाम है।
दादू, मम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। इंटरनेट का डेटा बताता है कि जिन घरों के बाहर सीसीटीवी लगा होता है वहाँ चोरी के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं। चोर कैमरा देखकर ही भाग जाते हैं। मैंने कह दिया ना, कोई कैमरे की जरूरत नहीं है। मेरी नजरें काफी तेज है और चौकीदार की भी। फालतू का खर्चा मत बढ़ाओ, मेरी पुरानी चीजों को देखो, वो काम आती है। ये तुम्हारे नए गैजेट्स बस दिखावा है, कोई कैमरा नहीं लगेगा घर में। रामपाल जी खाना छोड़कर उठ गए। नीलम और विनोद एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। नीलम को पता था कि ससुर जी की जिद के आगे फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। रात के 2 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में था। बाहर सोसाइटी का चौकीदार कहीं सो गया था। तभी लिविंग रूम की खिड़की के पास एक हलचल हुई। एक चोर ने बड़ी सफाई से खिड़की का लॉक खोला और दबे पांव घर के अंदर घुस आया। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च और पीठ पर एक खाली बैग था। वाह, क्या मालदार पार्टी का घर मिला है आज, एकदम नया और कीमती सामान। चोर ने सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर रखा नीलम का महंगा लैपटॉप अपने बैग में डाला। फिर उसकी नज़र सोफे पर पड़ी विनोद की स्मार्ट वॉच और गीता के वायरलेस हेडफोन्स पर गई। उसने झटपट वो भी बैग में भर लिए। चलो बेटा, आज की दिहाड़ी तो पक्की हो गई। एकदम फर्स्ट क्लास नए जमाने का माल है। गफ्फार मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। अब धीरे से खिसक लेता हूँ। चोर बैग कंधे पर टांग कर वापस खिड़की की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी टॉर्च की रोशनी कोने में रखे उस विशाल ग्रामोफोन पर पड़ी। उसे देखकर चोर की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, ये क्या है? सोने का भोंपू? भाई साहब, ये तो एकदम एंटीक पीस लग रहा है। किसी नवाब के घर से चुराया होगा इन्होंने। ये लैपटॉप वैपटॉप तो कुछ नहीं, ये पुराना कबाड़ मुझे रातों रात लखपति बना देगा। चोर ने अपना बैग नीचे रखा और उस भारी ग्रामोफोन को दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि चोर का हाथ फिसल गया। हाथ फिसलते ही ग्रामोफोन का हैंडल जोर से घूम गया और उसकी सुई सीधा रिकॉर्ड डिस्क पर जाकर गिर गई। और फिर रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए ग्रामोफोन फुल वॉल्यूम में भयंकर और डरावनी आवाज में बज उठा। आएगा 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 आने वाला। ओ तेरी तो, ये क्या मुसीबत है? कहाँ से बंद होगा ये भोंपू? अरे चुप हो जा भाई, पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। चोर ने घबराहट में ग्रामोफोन के हर हिस्से पर हाथ मारा, लेकिन उसे बंद करना उसके बस की बात नहीं थी। ग्रामोफोन की आवाज पूरे घर में अलार्म की तरह गूंज रही थी। उस भयंकर शोर से घर में सो रहे सभी लोगों की नींद झटके से खुल गई। सबसे पहले नीलम अपने कमरे से बाहर निकली और वो खाली हाथ नहीं थी। उसने किचन से वही भारी पत्थर का सिलबट्टा उठा लिया था। उसके ठीक पीछे गीत अपने हाथ में क्रिकेट का बैट लिए खड़ी थी। कौन है वहां? अपनी जगह से 1 इंच भी मत हिलना, वरना ये पत्थर सीधा सिर पर पड़ेगा। मैडम जी, मैं तो बस। मम्मा, ये चोर है। देखो, मेरा हेडफोन और आपका लैपटॉप इसके बैग में है, इसे छोड़ना मत। तभी विनोद और रामपाल जी भी दौड़ते हुए हॉल में आ गए। विनोद ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर चोर को कॉलर से दबोच लिया। अच्छा बेटा, तूने सोचा इस घर में चोरी करना आसान है? रुक, अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। भैया, मुझे पुलिस को दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर पहले अपनी मैडम को इस पीछे करो और इस कान फोड़ू मशीन को बंद करो। मेरे कान के पर्दे फट गए हैं। क्यों? अभी तो तेरी नीयत इस कबाड़ पर फिसल रही थी ना। चुपचाप बैठ जा। उस दिन अगर मैंने ये सिलबट्टा नहीं चलाया था तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इसे चलाना नहीं आता है। अगर भागने की कोशिश की तो आज इस सिलबट्टे पर चटनी नहीं, तेरी हड्डियां पीसेंगी। पुलिस भी शक्ल नहीं पहचान पाएगी। एग्जैक्टली, यू मेस्ड विद द रॉन्ग हाउस ड्यूड। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी पुरानी चीजें बड़े काम की है। आज इसी ग्रामोफोन ने मेरे घर का चौकीदार बनकर इस चोर को रंगे हाथों पकड़वा दिया। चोर सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया था। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि वो किस एंटीक घर में घुस आया जहां मशीनें अलार्म बजाती हैं और औरतें सिलबट्टे से हड्डियां पीसने की धमकी देती हैं। विनोद ने तुरंत पुलिस को फोन किया और 15 मिनट के अंदर सायरन बजाती हुई पुलिस की जीप घर के बाहर आ रुकी। 2 हवलदार और एक इंस्पेक्टर घर के अंदर आए। चोर जमीन पर सिर पकड़े बैठा था और ग्रामोफोन अभी भी वहीं टेबल पर रखा था। तो ये है वो उस्ताद? अच्छा बेटा, बड़ी सफाई से ताले तोड़ता है तू। कहाँ है इसका चुराया हुआ सामान? इंस्पेक्टर साहब, सामान इसके बैग में है। मेरा लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और बेटी के हेडफोन्स, सब कुछ इसने बैग में भर लिया था। वो तो शुक्र है इस पुराने ग्रामोफोन का, जिसे चुराने के चक्कर में इसने गलती से गाना प्ले कर दिया और हम सब जाग गए। साहब, मुझे जल्दी से थाने ले चलो। मुझे जेल मंजूर है, पर इस घर में 1 मिनट और नहीं रुकना। क्यों बे, अभी तो तू लैपटॉप और घड़ियां चुरा कर सेठ बनने वाला था, अब क्या हुआ? साहब, ये घर नहीं, भूल भुलैया है। मैं नया सामान चुरा रहा था।
पर जैसे ही इस एंटीक पीतल के भोगपू को हाथ लगाया, इसने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। ऊपर से ये मैडम जी साहब, इनके हाथ में जो पत्थर का सिलबट्टा है ना, मुझे लगा आज मेरी चटनी पिस जाएगी। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद किसी के घर की पुरानी चीजों को तो क्या, कबाड़ी वाले को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। इसे कहते हैं कर्मा। मम्मा, इस चोर को तो आपकी चटनी वाले सिलबट्टे से लाइफ टाइम का फोबिया हो गया है। चलो डालो इसे जीप में और आप लोग बेफिक्र रहिए, अब ये कुछ साल चक्की ही पिसेगा। पुलिस चोर को लेकर चली गई। पुलिस के जाने के बाद विनोद ने चैन की सांस ली और सोफे पर बैठ गया। रामपाल जी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बड़े गर्व से ग्रामोफोन के पास खड़े थे। तो नीलम बेटा, और मेरी मॉडर्न पोती गीत सब समझ गया? कुछ समझ आया? तुम लोग मेरे इस ग्रामोफोन को कबाड़ बोल रही थी, आज इसी कबाड़ ने तुम्हारे उस लाखों के लैपटॉप और स्मार्ट वॉच को चोरी होने से बचाया है। मशीनें वो अच्छी जो मुसीबत में आवाज दे। मैं तो हमेशा से कहता हूँ ओल्ड इज गोल्ड। हाँ पापा, आज तो आपकी बात माननी पड़ेगी। अगर ये ग्रामोफोन नहीं बचता तो आज हमारा घर साफ हो चुका होता। पापा जी, मैं हाथ जोड़कर आपके इस ग्रामोफोन को थैंक यू बोलती हूँ। आज सच में इसने बहुत बड़ा काम किया है। आपका ओल्ड इज गोल्ड एकदम परफेक्ट साबित हुआ। लेकिन क्या? अब क्या कमी रह गई? लेकिन पापा जी, जरा सोचिए, अगर ये चोर इस भारी ग्रामोफोन को हाथ लगाने की जगह सीधा मेरा लैपटॉप उठाकर खिड़की से कूद जाता, तो क्या आपका वो टाइपराइटर उसकी FIR टाइप करता, या आपका वो VCR पीछे से दौड़कर उसे पकड़ लेता? बैंग ऑन मम्मा। दादू, आज तो चोर का लालच बुरा था, इसलिए वो फंस गया, पर अगर वो चुपचाप निकल जाता तो सुबह हम बस खाली टेबल देखते रह जाते। पापा जी, पुरानी चीजों में यादें हैं, सुकून है, और आज तो उन्होंने हमारी रक्षा भी की। पर हम रोज इस किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते ना। आज मेरे हाथ में ये सिलबट्टा था, कल को अगर कोई हथियारबंद चोर आ गया तो मैं क्या करूंगी? इसलिए आपके ग्रामोफोन की जगह यही रहेगी, लेकिन कल सुबह घर के बाहर CCTV कैमरा ही लगेगा। नई और पुरानी सोच दोनों को साथ मिलकर इस घर को चलाना होता है। पापा, नीलम बिल्कुल सही कह रही है, कैमरा तो जरूरी है। अरे बाप रे, तुम दोनों माँ बेटी के आगे कोई वकील भी केस नहीं जीत सकता। तुम लोगों की जुबान भी इस ग्रामोफोन की सुई से ज्यादा तेज चलती है। ठीक है बाबा, लगवा लेना अपना वो तीसरी आंख वाला कैमरा, पर मेरा ग्रामोफोन अब इस डाइनिंग टेबल से कहीं नहीं हिलेगा। डन दादू, ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज बोल्ड। चलिए अब सब सोने चलते हैं, और पापा जी कल सुबह उस मिक्सचर ग्राइंडर की आवाज से शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि चटनी तो उसी में पिसेगी। गुड नाइट। सब लोग जोर से हंसते हैं। रामपाल जी प्यार से अपने ग्रामोफोन को थपथपाते हैं और अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। घर में पुरानी यादों और नई तकनीक का एक प्यारा सा समझौता हो चुका था।